हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों लेकर आ गया हूँ दिल्ली पुलिस के फिर 15 क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में दोस्तों अपना 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड होते हैं और जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों इस क्लास की PDF एंड आप अपने इश्यूज़ को पूछ सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, B A से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है और एक साथ मिलकर भी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले A उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। दोस्तों क्या होता है, समय का अनुपात कार्य के अनुपात का उल्टा होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें कार्य का अनुपात दे रखा है और समय दे रखा है 16 दिन। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, A B से दोस्तों लिखा है B A का 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब B A से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। B A से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। दोस्तों इसमें क्या है, B A से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। दोस्तों अगर A एक काम करता है तो B 2 काम करेगा दोस्तों, क्योंकि B है वो A से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। दोस्तों इसमें क्या है, ये कार्य का अनुपात हो गया, ये कार्य का अनुपात हो गया, मतलब वर्क। दोस्तों अगर हमें समय का अनुपात निकालना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, ये समय का अनुपात हो जाए, ये टाइम का अनुपात होगा। टाइम का अनुपात कार्य के अनुपात का उल्टा होता है, ये कार्य का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा है। कैसे भी कह लो, दोनों तरफ से ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं, तो A उसी काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों ये हमारे कार्य का अनुपात हो गया। A अगर एक दिन में 2 काम करता है, B अगर एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, B एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में टोटल 3 काम हो रहा है दोस्तों, एक दिन में टोटल 3 काम हो रहा है। अब इनने कहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं दोस्तों, तो 16 दिन में कितना काम करेंगे, 48। मतलब ये हमारा टोटल काम आ गया, ये हमारा टोटल काम आ गया दोस्तों। तो इसमें क्या है, अकेले A इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। A दोस्तों ये है, इसमें क्या है, अब A कितने दिनों में कार्य करेगा ये पूछा है दोस्तों। अब A के कार्य करने की क्षमता है दोस्तों A एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम है दोस्तों। A एक दिन में 1 काम करता है तो इससे पूरा टाइम लगेगा दोस्तों 48 दिन का, जो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, समय का अनुपात कार्य के अनुपात का उल्टा होता है। हमें दोस्तों कार्य का अनुपात दे रखा था, जिससे हमने समय का अनुपात निकाल लिया उल्टा करके। समय का अनुपात निकाला दोस्तों, तो ये आया हमारा एक दिन का कार्य जो था 3 और 16 दिन में काम पूरा हो रहा था, जिससे हमने टोटल काम निकाल लिया, जो हमारा 48 निकल के आया। 48 कार्य है अगर टोटल है दोस्तों, और एक कार्य करने की क्षमता है एक दिन में 1 करता है। दोस्तों हमसे पूछा था कि A टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा। A एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम को करने में A को 48 दिन लगेंगे, जो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार को 1530 लागत मूल्य वाली कमीज कितने मूल्य में अंकित करनी चाहिए, ताकि उसे 15% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि लागत मूल्य, पहली बात तो आपको दोस्तों ये कंफर्म होना चाहिए कि लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य का होता है दोस्तों, मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आया, या दोस्तों उसकी जो लागत आई, या जिस चीज़ को हमने जितने में ख़रीदा, वो हमारे लिए तो लागत मूल्य हो गया दोस्तों। जैसे मैंने एक पेन ख़रीदा, तो दोस्तों ये मेरे लिए हो गया मेरा लागत मूल्य, मतलब इतनी लागत लगा के मैंने पेन ख़रीदा है। पर जिस सेलर से मैंने ख़रीदा, जिस दुकानदार से मैंने ख़रीदा, तो उस दुकानदार के लिए वो पेन का हो गया विक्रय मूल्य, और मेरे लिए हो गया क्रय मूल्य, मतलब लागत मूल्य। जो बेचता है दोस्तों उसके लिए होता है विक्रय मूल्य, जो खरीदता है दोस्तों उसके लिए होता है क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य होता है दोस्तों जिस दाम पर वो वस्तु खरीदी गई, विक्रय मूल्य होता है दोस्तों जिस दाम पर वो वस्तु बेची गई।
ये हो गया दोस्तों क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है जिस दाम पर वस्तु बेची गई। अब दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आपको पता चला। अब उसके बाद क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे फैक्ट्री ने ये पेन बनाया दोस्तों 10 रुपये का, एक पेन 10 रुपये का बनाया, पर जो सेलर होगा दोस्तों वो कुछ प्रॉफिट लेगा। अगर उससे वो एक पेन पर प्रॉफिट 2 रुपये का लेना चाह रहा है दोस्तों, तो 12 रुपये लिखेगा, क्योंकि जो पेन के ऊपर जो कवर होता है दोस्तों, कवर पे जो मार्क प्राइस लिखा होता है, जो MP होता है दोस्तों, उसी पे बेचा जाता है, उस पे बेचा जाता है दोस्तों। अगर वो 10 रुपये की लागत में पेन खरीद के लाया दोस्तों, उसने 2 रुपये प्लस करके 12 रुपये उस पर लिख दिया, तो जो लिखा हुआ होता है दोस्तों, कवर पे लिखा हुआ होता है, वो होता है मार्क प्राइस, मतलब कि उस पर जो अंकित किया गया है। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस वस्तु पर लिखा है वो उसका अंकित मूल्य होगा। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अंतर, लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों दोस्तों एक ही चीज़ होती है। लागत मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों में डिफरेंट आपको पता चलेगा होगा दोस्तों। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दोस्तों, क्वेश्चन में है दोस्तों कि 1530 वाली लागत मूल्य मतलब CP दोस्तों, CP 1530 है दोस्तों। उसमें देखा इसको कितने रुपए में कितना अंकित किया जाए, मतलब कितना लिखा जाए, उस पर कितना मार्क किया जाए, ताकि 15% की छूट देने के बाद, मतलब कि छूट देने के बाद, मतलब 15% की छूट देने के बाद, मतलब 85% में बेचने के बाद, 85% में बेचने के बाद भी हमें 25% का लाभ अर्जित हो। मतलब कि हम 85% में बेचें फिर भी हमें 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो, मतलब 125 दोस्तों, 125। अब इसमें क्या दोस्तों, अगर 85% हमारा 125% के बराबर है तो 100% ये पूछा दोस्तों कि हम कितना अंकित करें ताकि हमें 25 वो ताकि हमें अगर हम 100% बेचें तो दोस्तों हमें लाभ कितना होगा, कितना अंकित करें ताकि 15% की छूट देने के बाद भी हमें 25% का लाभ हो। तो दोस्तों अगर 85% की वैल्यू 125 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है दोस्तों, ये हमें निकालना है। तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी दोस्तों, 85, 125/85 इंटू 100, ये हो जाएगा दोस्तों 17 पंजे 85, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 25 पंजे 125, ये हो गया दोस्तों 2500/17। ठीक है दोस्तों, 2500 ये आया दोस्तों 2500/17%, मतलब इतने परसेंट में, इतना परसेंट हमें अंकित करना चाहिए दोस्तों, मतलब इतना परसेंट बढ़ा के लिखना चाहिए। और हमारी वस्तु कितने की थी दोस्तों, 1530 रुपये की, 1530 रुपये की तो उसकी कीमत थी, पर हमें इतना परसेंट और बढ़ा के लिखना चाहिए, उतना टोटल परसेंट इतना लिखना चाहिए ताकि वो उसे 15% की छूट देंगे, फिर भी 25% का लाभ होगा। अब दोस्तों क्या है, 1530 अगर हमारी टोटल वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, तो हम दोस्तों 2500/17% का मान निकाल देंगे, जो कि हमारा वो वैल्यू निकल के आएगी जिस पर हम अगर 15% की छूट देंगे फिर भी 25% लाभ होगा दोस्तों। ये 00 कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 से कितनी बार में कटेगा, 7 6 42, 7 निम 63, 17 निम्मा 153, ये 9 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा दोस्तों अपना 1 0 ये वाला दोस्तों, और 9 पंजे 45, 4 9 3 18 4 22, 2250, ये हमारा 2250 हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों क्रय मूल्य हमारा था 1530 और उस पर कह रहा था कि हम इस पर कितना अंकित करें ताकि दोस्तों 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। 25% का लाभ दोस्तों तब हो रहा है जब इस पर हम 15% की छूट दे रहे हैं। अगर हम 15% की छूट नहीं दें तो लाभ हमें और ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, लाभ हमें और ज़्यादा होगा, लेकिन हमें दोस्तों 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है तो दोस्तों हमें कुछ ज़्यादा करके अंकित करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा दोस्तों, इतना ज़्यादा मार्क प्राइस लगाना पड़ेगा ताकि 15% की छूट दें, तब भी 25% का लाभ हो। अगर 85% बेच रहे हैं तो वस्तु 125 रुपये में बिक रही है दोस्तों, या 125% में बिक रही है, तो दोस्तों अगर हम 100% बेचेंगे तो वो कितने परसेंट बिकेगी। ओवरऑल क्वेश्चन ये था 85% अगर 125% के बराबर है तो 100% कितने परसेंट के बराबर होगा। तो दोस्तों 100% इतनी परसेंट के बराबर होगा। तो हमने 1530 का
2500/17% निकाल दिया, जो हमारा 2250 निकल के आया। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी की औसत चाल का 60% निकलना है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर दोस्तों मैंने पहली क्लास से ही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन अगर दोस्तों आपने एक बार गलत पढ़ लिया, एक बार में आपके समझ नहीं आया, तो वो हो सकता है 2-3-4 बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आए। तो एक बार दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ये दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज देखो दोस्तों क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी कुल दूरी बटे कुल समय। अब दोस्तों यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी दोस्तों देखो 600 किलोमीटर, ये है 600 किलोमीटर प्लस 600 किलोमीटर थी दोस्तों, जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी। 600 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी दोस्तों। और दूसरी थी 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तीसरी दूरी थी दोस्तों 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दोस्तों। और चौथी दूरी थी 500 किलोमीटर की यात्रा वायु अंदर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और नेक्स्ट दूरी थी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। पहली दूरी 600 किलोमीटर की 600 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, दूसरी 1000 किलोमीटर जलयान द्वारा, तीसरी 500 किलोमीटर की दूरी वायुयान द्वारा और चौथी 100 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा। ये दोस्तों आई हमारी कुल डिस्टेंस। कुल डिस्टेंस आई दोस्तों 600, ये 1600, 1750, 1750, ये हमारी कुल दूरी आ गई दोस्तों। अब हमें कुल समय चाहिए दोस्तों। कुल समय कैसे निकालते हैं? अब दोस्तों अगर ये 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर की दूरी जा रहा है दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो कितना समय लगेगा दोस्तों इसे 75 की चाल से, तो कितना समय लगेगा 15 चौका 60 और 15 पना 75, 5 अट्ठे 40 दोस्तों, 8 घंटे तो से यहाँ लग गए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि 1000 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1000 किलोमीटर की दूरी, ये 1000 की दूरी 50 की चाल से दोस्तों, 5 दूनी 10, 20 घंटे दोस्तों यहाँ लगे। तीसरी कंडीशन में क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन 500 किलोमीटर की दूरी वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 500 किलोमीटर की दूरी दोस्तों, 500 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये हो गया दोस्तों 5/4, 5/4 हॉर्स। ठीक है दोस्तों, 5/4। चौथी कंडीशन है दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 100/50 दोस्तों, 2 घंटे यहाँ लगे। तो टोटल समय लगा दोस्तों 28, 2 30, 30 सही 5/4, 30 सही 5/4 घंटे, 30 सही 5/4 घंटे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 125, 4 3 12, 125/4, ये दोस्तों हमारा समय आ गया। और कुल दूरी कितनी थी दोस्तों 1750 बटे 125, वो 125 4 ऊपर चल जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपना 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 निम्मा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175 दोस्तों, ये 70 हो गया। और 25 पंजे 125, ये हो गया दोस्तों 7 दूनी 14। एक सेकंड दोस्तों, इसे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे अपना। ये 30, 4 3 12, ये हो जाएगा दोस्तों 125/4, 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.25। ये दोस्तों आया टोटल समय। टोटल दूरी कितनी थी दोस्तों 1600, 1600, 16 5 2100, 2200। ये दोस्तों 2200 होगी, ना कि 1750। ये 2200 होगी दोस्तों, 2200
2200 किलोमीटर की दूरी औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? अब 2200 किलोमीटर की दूरी औसत चाल बराबर हो जाएगी दोस्तों कुल दूरी कुल समय। कुल दूरी कितनी है दोस्तों? 2200। कुल समय दोस्तों 31.25। ये हटेगा दोस्तों, डबल जीरो हो जाएगा ऊपर। ये दोस्तों इससे 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625 हो जाएगा दोस्तों। ये फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से दोस्तों डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 1760, ये 25 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों अब 1760। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से दोस्तों। 5 ये 15, 5 25, 5 दूनी 10, 352/5। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और दोस्तों ये हो जाएगा 70, 5 चौक 20, 70.40। अब ये 70.40 दोस्तों जो आया, ये हमारा आया कुल औसत चाल। हमसे पूछा था कि कुल औसत चाल का 60%, कुल औसत चाल का 60% पूछा था दोस्तों। ये दोस्तों लिखा है कुल औसत चाल का 60%। तो कुल औसत चाल का 60% दोस्तों में निकालना, ना कि कुल औसत चाल। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 70.40। तो आई 100% का मान 70.40, 70.40 दोस्तों, 70.40। ये आई हमारी कुल औसत चाल। कुल औसत चाल, ना हमें कुल नहीं निकालनी थी दोस्तों, हमें निकालनी थी उसका 60%। तो 70.40 100%, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? डबल जीरो। ये दोस्तों एक इससे कट जाएगा और एक इससे कट जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 चौक 28, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। तो हमारा 28.42 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। 28.42। तो सॉरी दोस्तों ये गलत हो चुका है, पता नहीं कहीं मिस्टेक हुई है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, 42.24 ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 दोस्तों, 6 चौक 24, और 6 सत्ते 42। ये दोस्तों 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 42.24 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दे रखा है 4। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या होता है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। दोस्तों कुल दूरी दे रखी थी हमें 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, जो कि हमारे निकल के आई दोस्तों 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय करता है? अब यहाँ से दोस्तों हमने अलग अलग टाइमिंग निकाल ली। 600 किलोमीटर की दूरी करता है 8 घंटे में, 1000 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में, 500 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 5/4 घंटे में, और 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। यहाँ से दोस्तों हमारा निकल गया 30 सही 5/4। इसको हमने ये फ्रैक्शन में था, इसे पॉइंट में किया, जो हमारा आया 31.25। 2200 किलोमीटर की दूरी 31.25 किलोमीटर में तय करता है, 131.25 मिनट घंटे में तय करता है। तो दोस्तों औसत चाल क्या होगी? औसत चाल दोस्तों हमने ये निकाली 2200 बटे 31.25। इसको सॉल्व किया दोस्तों, आया 70.4। 70.4 आया वो दोस्तों औसत चाल। पर हमें औसत चाल का 60% निकालना था, तो ये दोस्तों हमने 60% निकाला। यहाँ 60% निकालना था, इसलिए हमने 60/100 कर दिया। तो हमारा निकल गया है 42.24, जो कि ऑप्शन नंबर 2 था। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी। दोस्तों एवरेज क्या होता है दोस्तों? औसत आयु क्या होती है कि तीनों पर बराबर होती है दोस्तों। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियाँ, ये दोस्तों हस्बैंड, ये वाइफ, प्लस ये डॉटर, प्लस एक और डॉटर, मतलब 2 पुत्रियाँ। तो ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 4 हो गए। 1 2 3 4, ये 4 पर्सन हो गए। और उनकी औसत आयु कितनी? 28 दोस्तों। तो 28 दोस्तों दोनों पढ़ती होगी, तो ये हो जाएगा, हो गया दोस्तों 4 अट्ठे 32, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 113। ये दोस्तों 113 हो गया।
4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा दोस्तों 2 2 और 4 दूनी 8 3 11 112। ये 112 वर्ष उनकी आयु हो गई। पर ये आयु दोस्तों 3 साल पहले की है, ना कि अब की। तो दोस्तों इसे अब की आयु में लाने के लिए, क्योंकि ये लिख रखा है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व की बात है, तो 3 वर्ष चारों की आयु कम होगी। तो 3 वर्ष अगर चारों की कम होगी तो 3 चौक 12 वर्ष आयु कम हो गई होगी। तो इसमें अगर हम वर्तमान आयु लाना चाहें तो वर्तमान आयु लाने के लिए दोस्तों इसमें हमें 12 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 2 1 124 वर्ष उनकी अभी प्रेजेंट की आयु होगी। मतलब वर्तमान में उन चारों की आयु का योग जो होगा वो 124 वर्ष होगा। अब दोस्तों अगले क्या लिखा है क्वेश्चन में, अगले पढ़ते हैं। वर्तमान में उनकी चारों की आयु 124 हो जाएगी दोस्तों। और आगे लिखा दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो दोस्तों पत्नी वाइफ प्लस डॉटर ये होगी दोस्तों 3 लोग, और 3 लोगों की औसत आयु कितनी थी 20। तो ये 60 होगी दोस्तों। ये 60 कब की है दोस्तों, 60 है ये 5 वर्ष पहले की। ये लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है दोस्तों। तो 5 5 सब में जुड़ेगा कि औसत आयु बराबर होती है, तो टोटल 15 जुड़ जाएगा दोस्तों। तो इनमें वर्तमान में इनकी आयु हो जाएगी दोस्तों 75 वर्ष। वर्तमान में इन तीनों की आयु 75 वर्ष है और वर्तमान में इन चारों की आयु 124 वर्ष है। आगे क्या पूछा है, तो पति की वर्तमान आयु कितनी है। देखो दोस्तों चारों की वर्तमान आयु दे रखी है हमें 124 वर्ष, और इन 3 की दे रखी है 75 वर्ष। तो 124 में से अगर इसे माइनस कर दें तो पति की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 ये दोस्तों 9 और 11 में 7 गए दोस्तों 4, तो 49 वर्ष हस्बैंड की आयु आ जाएगी दोस्तों। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें दोस्तों। आप क्लास को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे होंगे एग्जाम हॉल में। ये क्वेश्चंस दोस्तों मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद दिल्ली पुलिस के एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे खुद पता है कि दोस्तों उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। 15 क्वेश्चंस दोस्तों मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर लाया जा सकता है अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हैंडल करते हैं, तो दोस्तों आप 100% स्कोर कर सकते हैं। देखो दिल्ली पुलिस में क्या होता है दोस्तों, 50 क्वेश्चन तो जीएस के आते हैं, जिसमें से दोस्तों 50 क्वेश्चन तो आपको ही पता है, आपने भी एक आधा एग्जाम दिया होगा दोस्तों। मेरे कुछ दोस्तों ऐसे होंगे जिन्हें काफ़ी सारे एग्जाम दिए होंगे एसएससी के, जिन्हें मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों एसएससी की जीएस सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता दोस्तों। तो देखो दिल्ली पुलिस में जीएस पर सिलेक्शन लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ रीजनिंग दोस्तों कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 से 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन में से अगर आप 35-38 तक का स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं दोस्तों। अगर ये क्लास आप दोस्तों रोज़ लेते रहेंगे तो आप मैथ में 100% स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 × 0.3 × 0.05 × 0.006 × 700 का मान कितना होगा। दोस्तों ये भिन्न में दिया है, तो ये 200 पॉइंट में दिया है, तो इन सब का मल्टीपल करने से क्या आएगा ये पूछा है हमसे। ये क्या है दोस्तों, 4 × 0.3, तो 0.3 को दोस्तों हम 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो जी नीचे एक 0 बढ़ा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों 0.05 को दोस्तों हम 5/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 नीचे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है 0.006, तो दोस्तों इसे हम 6,000 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो हमने 3 0 बढ़ा दिए। चौथा है दोस्तों 700, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 4 3 12 5 60 और 60 और 6, तो ये हो गया दोस्तों 360 × 700। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 1 6 0, 3 4 5 6 दोस्तों, 2 0 ये कट गए। कितने 0 बचे दोस्तों, 2 4 1 0 ये कट गया दोस्तों, तो 3 0 बचे दोस्तों, 3 0 बचे। 7 6 42 4, 7 चौक 28 4 28 और 7 9 21 और 4 25।
दोस्तों 3 जीरो हैं तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। 3 संख्या कौन सी, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो जगह 0.252 0.252 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दे रखा है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो वातानुकूलों की लागत मूल्यों का योग 95,000 है। मतलब दो जो एसी हैं उनका जो लागत मूल्य उनका सीपी है वो 95,000 है। एक वातानुकूल 90% के लाभ पर, दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया। उनके विक्रय मूल्य समान है, मतलब एक पर 10% का लाभ लिया, दूसरे पर 20% की हानि ली, मतलब 20% की हानि हुई। तो दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो समान है दोस्तों। देखो इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक पर 10% का लाभ, मतलब ये अगर एक पहली जो एसी है उसे ए मानते हैं, दूसरी को बी मानते हैं। इस पर दोस्तों 10% का लाभ, इसका मतलब 110%, और दूसरी पर 20% का हानि, और बराबर है तो दोस्तों हमने इसे बराबर कर दिया। बराबर 20% की हानि मतलब 80% ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, मतलब ए का 110% बी के 80% के बराबर है, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है इसलिए हमने बराबर कर दिया। ये दोस्तों एक जीरो कट जाएगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों, नथिंग ए, ये बी हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। तो 11A बराबर है 8B के। दोस्तों यहाँ से ए अनुपात बी निकल के आएगा दोस्तों हमारा 8:11, 8:11। ए अनुपात बी अगर हमारा 8:11 आ गया तो दोस्तों यहाँ से हम दोस्तों जो हमारा लागत मूल्य दे रखा था वो इसी अनुपात में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 19 हो जाएगा दोस्तों। और जो टोटल हमारी वैल्यू थी राधा, ये हो जाएगा दोस्तों 19, 95,000 को दोस्तों हम इसी अनुपात में बांट देंगे। 19, एक की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 5,000। अगर एक का मान दोस्तों 5,000 है तो एक हो जाएगा दोस्तों 5 × 40,000, और एक हो जाएगा 11 × 5 = 55,000। 40,000 और 55,000 दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों, बस क्वेश्चन को समझना था। एक पर 10% का लाभ लिया गया, दूसरे पर 20% की हानि, मतलब लाइक 10% लाभ 110%, 20% की हानि मतलब दोस्तों 80%। तो दोस्तों एक का 110% दूसरे के 80% के बराबर है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था, जो विक्रय मूल्य थे वो समान थे दोस्तों। हमने दोनों को इक्वल रख लिया, वहाँ से हमने ए अनुपात बी निकाला दोस्तों, जो हमारा निकल के आया 8:10, और इसी अनुपात में दोस्तों हमने लागत मूल्य को डिवाइड कर दिया। दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 45,000 की धनराशि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज रूप में 8,810 प्राप्त करने के लिए कितना समय देना पड़ेगा दोस्तों। साधारण ब्याज है तो प्रत्येक साल बराबर होगा दोस्तों, प्रत्येक साल बराबर होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 4.5%, तो 4.5% दोस्तों इंटरेस्ट है, तो हमें टाइमिंग निकालनी है दोस्तों। अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो हम ऐसा करेंगे, 810 रुपये का ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 810 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 4500 पर दोस्तों। तो दोस्तों ये 45,810 का कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट ब्याज मिला, तो इसे डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 9 × 81, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा दोस्तों 18%। मतलब कि इससे कुल जो ब्याज मिला वो 18% मिला। एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, एक साल में ब्याज मिल रहा है 4.5%, 4.5% ब्याज मिल रहा है दोस्तों एक साल में। तो 18% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 18% ब्याज एक साल में अगर 4.5 मिल रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 180, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 चौक 20। तो दोस्तों 4 वर्ष में हमें 810 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। इसमें क्या किया दोस्तों, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी 4.5%, और ब्याज मिल रहा था दोस्तों 810 रुपये। तो 810 रुपये जो हमारा मूलधन था, धनराशि थी, उसका कितना परसेंट है दोस्तों हमने निकाला, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%, जो ब्याज हमें साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर मिलता है। तो 18% का टोटल ब्याज मिला। हमसे टाइमिंग पूछी थी, तो 4.5% ब्याज एक साल में मिल रहा है, तो 18% ब्याज दोस्तों 4 साल में मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x - y का 18%, y x + y का 11% हो तो x
बाई एक्स का कितना परसेंट है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो पिछला एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें क्या है दोस्तों, एक्स माइनस वाई का 18%, एक्स माइनस वाई का 18% बराबर है दोस्तों एक्स प्लस वाई के 11% के। एक्स माइनस वाई का 18% बराबर एक्स प्लस वाई का 11%। ये दोस्तों माइनस था और ये प्लस है, एक्स प्लस वाई का 11%। तो दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। रेशियो क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा दोस्तों 11:18। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे ना अपना 100 से भाग करके, तो ये 100 दोस्तों दोनों तरफ से कट जाएगा। परसेंटेज जब निकालेंगे दोनों तरफ से कट जाएगा। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 11:18, क्योंकि ये दोस्तों मेरे को पता है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये चेंज हो जाता है, 11 इधर आ जाता है और 18 इधर चला जाता है, आपस में चेंज हो जाते हैं। आपको भी दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये आपको एग्जाम हॉल में बैठ के बहुत ये छोटी छोटी दोस्तों ये जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब दोस्तों ये कंडीशन बन गई, एक्स माइनस वाई अगर हमारा 11 है, एक्स प्लस वाई हमारा 18 है, तो दोस्तों एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू दे रखी है और माइनस की वैल्यू दे रखी है। तो दोस्तों एक्स हमेशा ज़्यादा होगा, तो एक्स का मान निकालने क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 11 और 18 को दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 29 हो जाएगा दोस्तों, और हाफ कर देंगे 29 प्लस करके 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 14.5, 14.5। और बाई की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट लेंगे, जो कि होगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 7, और 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6 और 2 5 10, जो 3.5% हो जाएगा। ये दोस्तों एक्स और ये दोस्तों बाई की वैल्यू 3.5 और एक्स की वैल्यू 14.5। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है बाई एक्स के कितने परसेंट है, बाई जो है वो एक्स का कितना परसेंट है, 3.5 14.5 का कितना परसेंट है। ये करेंगे दोस्तों हम, बाई एक्स का कितना परसेंट है, बाई बराबर दोस्तों 3.5, एक्स बराबर 14.5। ये पूछा है कि बाई एक्स का कितना परसेंट है, तो 3.5 बटे 14.5, 100 परसेंटेज निकालना, इसलिए ये पॉइंट कट जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45 दोस्तों। ये हो जाएगा 700 बटे 29 दूनी 58 दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 58, 2 60, 12 हो जाएगा दोस्तों, 120। ये हो जाएगा दोस्तों 29 से काटेंगे दोबारा से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 दोस्तों, और 29 चौक तो हो जाएगा दोस्तों 2 देखो 20 चौक 80 और 9 चौक 36, 80 + 36 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 80 + 36, 6 और 3 11, 116। तो 29 चौका 116, कितना बचा दोस्तों 24 पॉइंट समथिंग अपना आंसर होगा, 24 पॉइंट समथिंग अपना, देखो 24 पॉइंट समथिंग दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, 24 पॉइंट समथिंग। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। अगर इस प्रकार की कंडीशन दोस्तों आपको दी रखी है, प्लस वैल्यू दे रखी है और माइनस वाली वैल्यू दे रखी है, तो दोस्तों ये दोनों रेशियो में अपोजिट हो जाएंगे, जो ये वाली वैल्यू है वो इसकी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू है इसकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने रेशियो निकाला 11:18 निकला। दोस्तों प्लस की वैल्यू दे रखी है और माइनस की वैल्यू दे रखी है, तो दोस्तों अलग अलग निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं। छोटी वैल्यू निकालने के लिए दोनों का डिफरेंट लेते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो दोस्तों ये एक्स की वैल्यू निकल आई, ये वाई की वैल्यू निकल आई। दोस्तों अगर हमें दोनों की वैल्यू अलग अलग पता चल गई, तो हमसे पूछा था बाई एक्स का कितना परसेंट है, तो बाई दोस्तों 3.5 है, एक्स 14.5 है, तो 3.5 14.5 कितना परसेंट है, ये हमने दोस्तों कैलकुलेट करके निकाल दिया। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तकालय अध्यक्ष को अपनी पुस्तकों के समूह में सजाना है। यदि वह 9 पुस्तकों का समूह बनाता है तो 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। वह 10 पुस्तकों का समूह बनाता है तो फिर 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। और जब वह 36 या 30 पुस्तकों का समूह बनाता है तो फिर भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। तो उसके पास न्यूनतम पुस्तकों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जब दोस्तों अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक इन संख्याओं से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, या शेषफल 3 बचता है या शेषफल 5 बचता है। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर वह 9 का समूह बना रहा है, पहली संख्या होगी दोस्तों 9, तो शेषफल 3 बच रहा है। दूसरी कंडीशन है 10 का समूह बना रहा है दोस्तों, फिर भी शेषफल 3 बच रहा है।
तीसरी कंडीशन है दोस्तों 36 या 30 का बना रहा है, ये 36 या 30, फिर भी शेषफल 3 बच रहा है, मतलब हर कंडीशन में शेषफल 3 बच रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो वह पूछ रहा है न्यूनतम पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो न्यूनतम दोस्तों इनका एलसीएम, न्यूनतम की वैल्यू जहाँ मतलब आ जाए तो उनका मतलब होता है उन वह छोटी से छोटी संख्या इन संख्याओं से डिवाइड कर, इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो। अब पूर्णतः डिवाइड दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया था। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम इन संख्या को हाफ डिवाइड कर लेते हैं। हाफ डिवाइड इट मीन्स कि इन संख्याओं को आधा कर लेते हैं। दोस्तों 36 और 30 की एलसीएम अगर निकालना है तो 36 को दोस्तों हम 6 × 6 लिख सकते हैं, 30 को 6 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 तो दोनों में तरफ कॉमन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 × 5 = 30, 6 कॉमन था तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 118। तो 36 और 30 का एलसीएम 180 हो गया, और 9 10 का एलसीएम क्या दोस्तों, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये 90 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 118, 180 और इसका एलसीएम 190। तो 90 और 180 का एलसीएम दोस्तों निकलना है। मैं 90 से 180 पूर्णतः डिवाइड है, तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम 180 हो जाएगा, मतलब कि इन संख्याओं का एलसीएम 180 हो गया। सॉरी दोस्तों, इन संख्याओं का एलसीएम 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः डिवाइड होगी। मतलब वह अगर इन इतने का ग्रुप बना रहा है तो वो 180 होंगी, पर दोस्तों इतने का ग्रुप बनाने में फिर भी दोस्तों 3 शेष बच रही हैं। तो पूछ रहा है पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है। 180 तो है दोस्तों, 180 तब होती है जब वह कोई भी पुस्तक शेष नहीं बचती। 180 के साथ 3 पुस्तकें शेष बच रही हैं दोस्तों, तो 183 पुस्तकें हो जाएंगी अपनी टोटल। उसके पास जो मिनिमम पुस्तकें हैं वो है 183। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, तो क्वेश्चन में क्या था कि अगर वह 9 वस्तुओं के समूह लेता, 9 पुस्तकों का समूह लेता है फिर भी 3 बचती हैं, 10 का समूह लेता है फिर भी 3 बचती हैं, 30 या 36 का समूह लेता है फिर भी 3 पुस्तकें बचती हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब शेषफल जब 3 सब तरफ बच रहा है तो इसका मतलब शेषफल 3 बच रहा है। तो दोस्तों इन संख्याओं का हमने एलसीएम लिया जो कि निकला हमारा 180 वह संख्या है जो अगर 3 के समूह में रखा जाए तो वह 9 10 और 36 और 30 के समूह ग्रुप बनाया जाए तो कोई भी पुस्तक शेष नहीं बचेगी, पर शेष बच रही थी हमारी 3, इसलिए हमने इसमें 3 ऐड कर दिया तो आया 183। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 छात्र ए और बी के प्राप्तांक 7:5 हैं। यदि प्राप्तांकों का योग 240 है दोस्तों योग को रेशियो में बांटने का तरीका आपको पता होगा आई होप, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। 240 है, यदि प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत 60 है तो परीक्षा में पूर्ण प्राप्तांक कितने हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों 7:5, ये ए है दोस्तों, ये बी है, ये 7:5 है दोस्तों। ये कुल है दोस्तों 12 और टोटल अंक है इनका दोस्तों 240। अगर 12 240 के बराबर है दोस्तों, एक की वैल्यू निकल के आएगी 20। अगर एक की वैल्यू 20 है तो दोस्तों 140, ये 100, ये 140, एक को 140 मिले, बी को 100 मिले। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों के अंकों का एक 240 है, उनके प्राप्तांकों का औसत 60% है। दोस्तों ये कितना हो गया 240 अगर 60% के बराबर है दोस्तों, 240 60% के बराबर है, क्योंकि प्राप्तांकों का प्रतिशत औसत 260% है, 60 है दोस्तों। अगर ये 60% के बराबर है, 60 के बराबर है, तो दोस्तों हमसे पूछा था तो 100 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा दोस्तों। पर आप देखते हो दोस्तों 400 तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये था दोस्तों परीक्षा का प्रतिशत का औसत, मतलब कि दोनों पे इतना, दोनों पे तो 60% पड़ेगा, औसत था दोस्तों। अब औसत अगर दोनों पे 400 है दोस्तों तो एक पे 200 होगा, एक पे 200 होगा, जो कि परीक्षा का पूर्णांक होगा दोस्तों, मतलब परीक्षा के अधिकतम अंक होंगे। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 16 24 30 36 और 45 से विभाज्य किया जाता है, विभाज्य है, और x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है दोस्तों 16 24 30 36 और 45 वह संख्या है, x वह संख्या है जो इन सबसे तो विभाज्य है दोस्तों, इन सबसे तो डिवाइड है, इन सबसे तो कट रही है दोस्तों। पर जब x को 123 से विभाजित किया जाए
तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा ये हमसे पूछ रहा है। पहले दोस्तों इन सब का एलसीएम निकालेंगे। जब इनसे सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24, 30 और 36, 45 से कटेगी वो होगी दोस्तों इनका एलसीएम। संख्या क्या है दोस्तों 16, 24 दोस्तों, 30, 36 और 45। एलसीएम निकालने का दोस्तों वही तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 को लिख सकते हैं 6 × 6 दोस्तों, और इसे लिख सकते हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये यहाँ इनमें कुछ कॉमन नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 9 × 6, ये हो जाएगा 9 × 5, 9 × 4, 9 × 5, ये 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 9 दोनों तरफ कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हो जाएगा 5 × 20 × 9। तो इन दोनों का तो एलसीएम होगा दोस्तों 118, 180, 36 और 45 का एलसीएम 180 हो गया। ऐसे ही दोस्तों 16 और 24 का एलसीएम होगा 24 दूनी 48, 16 3 48, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 48, और इन दोनों का हो गया 80। अब तीसरी संख्या 30 बची दोस्तों, तो अब हमें निकालना है दोस्तों 48, 30 और 180 का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, 48, 30 और 180 का। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम, 48, 30 और 180 का एलसीएम। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें दोस्तों क्या होगा, देखो दोस्तों इन दोनों का तो एलसीएम 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 इन सबसे बड़ी संख्या है जो 30 से कट रही है, पर 48 से नहीं कट रही दोस्तों, क्योंकि 48 में 8 है, और 8 का किसी मल्टीपल में दोस्तों जब तक 5 से मल्टीपल नहीं करेंगे तब तक 0 नहीं आएगा। 5 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों 200 से ऊपर पहुँच जाएगा। तो इन दोनों का तो एलसीएम दोस्तों 180 हो जाएगा। बट 48 और 30 का एलसीएम अब हमें निकालना है दोस्तों। तो 48, 30 का एलसीएम कैसे होगा दोस्तों, इसमें 30 है, तो दोस्तों जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा तो उस संख्या से कटने के लिए दूसरी संख्या जो विभाज्य होने वाली संख्या है उसमें भी 0 होना चाहिए। तो 48 में 0 कब आएगा दोस्तों, जब इसमें हम 5 से मल्टीपल कर देंगे। 5 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 240। 240 दोस्तों 30 से भी डिवाइड है, और 30 से भी डिवाइड है, तो 48 और 30 का एलसीएम कितना 240। तो अब क्या बचा दोस्तों 240, हमें क्या हुआ 200, अब निकालेंगे दोस्तों 240 और 180 का एलसीएम, जो हो जाएगा दोस्तों, इसको हम 60 × 4 लिख सकते हैं, इसको हम दोस्तों 60 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24, 6 3 18। तो 60 60 दोनों में कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 4 3 12, और दोस्तों 60, 12 छंग 72, ये हो जाएगा दोस्तों 720। 720 तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। ये आपको शायद दोस्तों देखने में बड़ा लगता हो, लेकिन आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, तो आप विदिन 30 सेकंड आप इसको निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको में हम उन संख्याओं को निकालते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता है। 36 और 45 में दोस्तों मुझे 9 कॉमन मिला, तो 9 × 4 लिखा, 9 × 5 लिखा दोस्तों। इन दोनों का निकला मुझे 180 एलसीएम। इन 16 और 24 में मुझे दोस्तों इन दोनों में देखा मेरे को 48 साफ साफ दिख रहा था कि 24 × 48, 16 3 48 दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम मुझे 48 हो गया। 3 और 3 6 संख्याओं से मैंने 3 संख्या बना ली, एक 48, एक दोस्तों 180, एक 130। तो 48, 30 और 180 दोस्तों, 180 सबसे बड़ी संख्या जो 30 से डिवाइड थी, मतलब 30 और 180 का एलसीएम दोस्तों 180 था। तो दोस्तों मुझे 48 और 30 का एलसीएम निकालना था। 48 और 30 का एलसीएम मैंने निकाला, 0 था 30 में दोस्तों, तो अगर ये किसी संख्या को काटेगी तो उस संख्या में 0 होना जरूरी है। अब 48 में 0 कब आएगा, हम 5 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों। 5 से मल्टीपल किया तो आया 240। 240 30 से पूरे डिवाइड था, इसका मतलब 48 और 30 का एलसीएम 240 हो गया दोस्तों। अब 180 और 240 का हमें एलसीएम निकालना है दोस्तों। अब 6 संख्याओं से मैंने 2 संख्या बना ली जो 180 और 240 निकली। 180 और 240 में दोस्तों 60 कॉमन था, इसे 60 × 4 लिखा, इसे 60 × 3 लिखा दोस्तों। तो ये आया दोस्तों 12, ये आया दोस्तों 4 3 12, क्योंकि 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं था, इसे मैंने 12 लिखा। 60 दोनों में कॉमन था, गुणा 60 कर दिया, तो 12 संग 72। 720 दोस्तों वह संख्या आई जो 16, 24, 30, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्तों हमें वह संख्या तो लेनी थी, पर हमारी कंडीशन थी कि वो संख्या एक वर्ग भी होना चाहिए। तो दोस्तों 720 को वर्ग कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, जब भी संख्या में सिंगल 0 होगा या 2 होगा तो वो किसी का वर्ग नहीं होगी दोस्तों। 720 क्या है दोस्तों, इसमें सिंगल 0 तो ये किसी का वर्ग नहीं होगी। इसमें डबल 0 करना है दोस्तों, तो 5 से मल्टीपल करनी पड़ेगी दोस्तों। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 7 35, 1 36। तो ये दोस्तों एक
वर्ग बना, जो कि बना 60 का, 60 का वर्ग बना दोस्तों 3600। अब ये पूछ रहा था, अब हमारा क्वेश्चन दोस्तों इजी हो गया। इजी क्या हो गया, अब ये 3600 वह संख्या है जो इन सबसे तो डिवाइड होगी, पर एक वर्ग भी है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी दोस्तों हमारे क्वेश्चन में, तीसरी कंडीशन थी जब उसे 123 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। दोस्तों 3600 को अगर हम 123 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा, 123 और 3600 को 123 से विभाजित करें दोस्तों, 123 देखो 23 या 69 और 100 या 300, दोस्तों 3 बार में नहीं कट रहा, ये कट रहा है दोस्तों 2 बार में, 2 बार में कटेगा दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 123 एकम 123 और 123 दूनी 240। दोस्तों अगर 360 में से हम 360 में से 246 माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 4 14 बचेगा दोस्तों, 14 बचेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 140। फिर दोस्तों हम 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 114, नथिंग 14। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 1140। 123 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपना 1140 को 123 से डिवाइड करना है। तो इससे पहले दोस्तों मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ये 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 3 9, ये कितना हुआ 2 3 8 24, 380, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 380 बटे 41। 41 से दोस्तों ये कितनी बार में कट रहा है, देखो 4 7 28, 4 नेम 36 और 1 नेम 9। दोस्तों 4 नेम 36 मतलब 360 और 1 नेम 9 मतलब 369 दोस्तों। अब कितना हमारा 380 है दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएगा 3 3 3 9 दोस्तों और 2 4 से कटेगा दोस्तों ना कि 3 से, ये हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 सेकंड दोस्तों, 4 दूनी 8, 3 और कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये कितनी बार में डिवाइड होगा दोस्तों, 12 निम्मा 108 और 3 निम 27, 108 मतलब 1080 दोस्तों, 1080 और 27, 1080 और 27, ये हो जाएगा दोस्तों 7 8 10 का 0 हासिल 1 1107 दोस्तों, 1107 हो जाएगा दोस्तों। था कितना 1140, 9 बार में डिवाइड हो गया, कितना बचेगा दोस्तों 1140 माइनस 1107, ये तो बचेगा दोस्तों 33, 3 और 3, जो कि हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों, वह संख्या आई 3600 दोस्तों, जो कि स्क्वायर थी। हमने दोस्तों उसका एलसीएम लिया, एलसीएम में दोस्तों सिंगल जीरो किसी संख्या का दोस्तों कभी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर में डबल जीरो होगा। किसी दोस्तों नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ना तो किसी संख्या के अगर किसी संख्या के स्टार्टिंग में 2 है तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, 2 0 किसी संख्या के स्क्वायर के स्टार्टिंग में नहीं होंगे। तो इसका मतलब 720 किसी का स्क्वायर हो नहीं सकता जब तक उसमें डबल जीरो नहीं आएगा। डबल जीरो लगाने के लिए हमने दोस्तों 5 से मल्टीपल किया, जो कि 3600 आया, जो 60 का स्क्वायर था। तो दोस्तों 3600 को जब हमने 123 से डिवाइड किया तो दोस्तों हमारा ये आया, हमारा एक शेषफल बचा 33 डिवाइडेशन करने के बाद। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 मूल्य अंकित किया, वह इस पर 10% की छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं देता तो दोस्तों उसे कितना लाभ होता। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो अंकित मूल्य होता है उससे कोई रिलेशन नहीं होता, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें क्या है, यदि वह 10% की छूट देता है मतलब 90% पर बेचता है तो उसे 108% मतलब 8% का लाभ होता है, मतलब 108% बिकता है। यदि वह 90% बेचता है तो वह 108% बिकता है। अब ये पूछता है कि अगर उसे अंकित मूल्य पर पहुंचा जाए मतलब कि 100% बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। मतलब 90 अगर 108 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ये हो जाएगा 9 1 9 9 दूनी 18, ये हो जाएगा दोस्तों 12 120 और अमाउंट कितना था 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20% हो जाएगा दोस्तों लाभ। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर
पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। अब ये दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अगर ये मीटर में है तो इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमें यूनिट बराबर करनी पड़ेगी। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों 5/18 से गुणा करेंगे दोस्तों। 5/18 से गुणा करेंगे दोस्तों तो इसमें हो जाएगा ये 5 3 पंजे 15, 3 छक 18, 25/6, 25/6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 25/6 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। दोस्तों वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों दोस्तों, और आयत का मतलब होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो दोस्तों अगर इसकी भुजा 175 है दोस्तों ये भी 175 होगी, ये भी 175 होगी और ये भी 175 होगी। तो दोस्तों ये कितना टोटल कितनी दूरी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 475, 150, 300, 4 3 700, तो 700 मीटर की दूरी हो जाएगी दोस्तों। 700 मीटर की दूरी इस चाल से कितने समय में तय कर देगा दोस्तों, ये हो जाएगी 700/25, ये 6 दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 25 दूनी 50, 5 से डिवाइड कर लो उससे ये 140 कटेगा, ये 5 कटेगा दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा दोस्तों 28 × 6, 6 अट्ठे 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168 सेकेंड, 168 सेकेंड जो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, पहले हमने यूनिट बराबर की जो 1 मीटर में थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया दोस्तों। और हमने अगर वर्गाकार मैदान है दोस्तों तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर है दोस्तों। अगर एक की लंबाई 175 मीटर है तो चारों की लंबाई दोस्तों 700 मीटर होगी। 700 मीटर की दूरी हमें 25/6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करनी है, तो समय लगेगा दोस्तों 168 सेकेंड। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी से 20% कम है दोस्तों। ए बी सी और डी 4 हैं दोस्तों, इन चारों में रिलेशन है ए बी से 20% कम है। तो ए दोस्तों अगर 8 है तो ये 10 होगा, 80 100 लिख सकते हैं, 1 0 मैंने दोस्तों काट दिया है। दूसरी कंडीशन में क्या है, बी सी से 10% कम है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीका, बी सी से 10% कम है दोस्तों। अगर ये 9 है तो ये 10 है, 90 100 भी दोस्तों 1 1 0 मैंने डिवाइड काट दिया, पहले ही बताया दोस्तों। सी डी से 30% अधिक है, 30% अधिक है मतलब 13 और 10 दोस्तों ऐसा लिखेंगे, ठीक है अपना। उसके बाद दोस्तों ये सामने बढ़ा देंगे, यहाँ 10 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ भी 10 लिखेंगे, ये भी 10 लिखेंगे दोस्तों, ये भी 9 लिखेंगे, मतलब आमने सामने बढ़ा देते हैं। ये 13 दोस्तों, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13। अब दोस्तों इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन सब का अलग अलग रेशियो निकल आएगा दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा है, यदि डी 400 है, डी क्या है दोस्तों, ये डी ये है। अगर इसका मान दोस्तों 400 है, ये वैसे कितना है दोस्तों, वैसे है ये दोस्तों 1000, वैसे दोस्तों ये दोस्तों इनका अनुपात निकल आएगा 10 × 9 × 13 लिखेंगे तो इसका अनुपात निकलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लिखेंगे दोस्तों 10 × 10 × 10 तो ये निकलेगा दोस्तों इसका डी का अनुपात 1000, ये हो जाएगा दोस्तों 13 9 72 × 13, ये दोस्तों ए का अनुपात निकलेगा। हमें ए और डी से मतलब है, क्योंकि यदि डी का मान 400 है तो ए का मान कितना होगा, ए का मान दोस्तों है 100 जो कि 400 के 1000 जो कि 400 के बराबर है। तो दोस्तों हमें इसका मान निकालना है 72 × 13 का। तो दोस्तों ये इसके नीचे आ जाएगा 1000 × 72 × 13, ये हो जाएगा 2 0 कट जाएंगे दोस्तों, 1 0 बचेगा। अब ये दोस्तों हो जाएगा अपना 4 × 72 × 13, 4 × 72 × 13 बटे 10, ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 × 13, 13 अट्ठे 104 दोस्तों 10, 13 अट्ठे 104 और 10 114 के 4 हासिल 11 दोस्तों। ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 11, 26 11 27 37 दोस्तों। एक जीरो था दोस्तों तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 374.4। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर अलग अलग जो दे रखा है, अलग अलग रेशियो दे रखे हैं दोस्तों, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे दोस्तों। तो ये मेथड है दोस्तों, कई मेथड हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड बताऊंगा दोस्तों। वैसे आप ये मेथड बेस्ट है दोस्तों, इस मेथड से आप
इन चारों का अलग अलग अनुपात निकाल सकते हैं दोस्तों। इन तीनों की गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, इन तीनों की गुणा करेंगे बी की, इन तीनों की करेंगे सी की, इन तीनों करेंगे तो डी की। तो इन दोनों को सबको दोस्तों मिनिमाइज करते रहेंगे तो इन सब की वैल्यू अलग अलग रेशियो ए बी सी डी का निकल आएगा दोस्तों। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कर सकता है। किसी कार्य को ए जब करता है तो दोस्तों अकेले 27 घंटे में करता है। बी करता है दोस्तों तो बी 54 घंटे में करता है दोस्तों। सी का शेयर का पता लगाएं। यदि ए बी सी तीनों 12 घंटे में करते हैं और पूरा कार्य करने के लिए 4320 का भुगतान मिलता है, तो उन्होंने 7 काम किया तो सी का हिस्सा कितना है दोस्तों। अगर दोस्तों ए 27 दिन में, बी 54 दिन में और ए बी सी तीनों मिलके 12 दिन में करते हैं तो दोस्तों इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। इन दोनों को तो एलसीएम दोस्तों 54 हो जाएगा। अब दोस्तों 54 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम निकालने का वही तरीका 54 × 12। अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है दोस्तों 54 × 12 में कॉमन मिल रहा है दोस्तों हमें कितना, 54 × 12 में कॉमन मिल रहा है 12 × 8 = 96। इसमें हम दोस्तों इसे 6 × 9 लिख सकते हैं, इसे दोस्तों 6 × 2 लिख सकते हैं। तो 6 देखो दोस्तों दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 18 हो जाएगा दोस्तों। और ये 6, 18 × 108। तो दोस्तों इन तीनों का एलसीएम 108 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 108 हो जाएगा दोस्तों, जो इन तीनों से डिवाइड होगा। अब 108 दोस्तों ये कितने बार डिवाइड करेगा, 27 दूनी 54 दूनी 108, ये 4 बार डिवाइड करेगा दोस्तों। 54 दूनी 108 और 12 निम्मा 108, ये 9 बार डिवाइड करेगा। तो दोस्तों ए की वैल्यू 4 आई, बी की वैल्यू 2 आई और ए बी सी तीनों की वैल्यू 9 आई। तो दोस्तों ए और बी की वैल्यू कितनी है, 4 और 2 6, ए प्लस बी बराबर 6 है दोस्तों। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 9 है दोस्तों, तो दोस्तों सी की वैल्यू निकल के आएगी 3। सी की वैल्यू 3 निकल के आएगी, क्योंकि दोस्तों ए और बी 6 काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों 3 कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, तो सी अकेला 3 काम कर रहा है दोस्तों। हमसे पूछा है कि अगर वह तीनों 4320 रुपये कमाते हैं तो सी का मान कितना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों तीनों 9 कमा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पर हमें और सी का मान निकालना है 4320। एक सेकंड दोस्तों, 4320 अगर 9 का मान है दोस्तों तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 का मान निकालना है। 3 3 9, ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 3, 3 × 4 12, 3 × 4 12, 1440, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसका दूसरा मेथड भी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड बताऊँगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ चुका है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। समझ नहीं आया दोस्तों तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हैं, और फिर भी समझ नहीं आए दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें दोस्तों क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ से दोस्तों डायरेक्ट मुझसे आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस पर आप दोस्तों अपने क्यूरीज पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और दिल्ली पुलिस की अदर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों आप इसमें दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको हर प्रकार से सहायता करने के लिए बैठा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।